हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद आसिफ सर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई 2026 के क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट सेट के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम जो सेट करने वाले हैं वो है 31 इस सेट के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। उन दोनों भी ट्रायंगल की साइड्स का रिलेशन हमको दिया है, एक साइड गिवन है और हमको ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो है ना दो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लिख लेंगे। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी इज सिमिलर टू डी ई एफ है, तो ए बी के करस्पॉन्ड डी ई का रेशो बनाएंगे, इक्वल्स टू बी सी के नीचे लिखेंगे ई एफ, और जो हमारा थर्ड साइड है कौन सा, ए सी के नीचे लिख लेंगे हम डी एफ। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें से ना ए बी और डी का रिलेशन गिवन है, तो ए बी और डी ई वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और ये हम किसके इक्वल लेंगे, हम इसके भी इक्वल ले सकते हैं, इसके भी इक्वल ले सकते हैं, बट हमको बी सी गिवन है तो हम इसको ना इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं। ए बी अपॉन डी की जो वैल्यू आएगी आपकी, ए बी अपॉन डीई जो आएगा इस गिवन कंडीशन से देखें तो ये हो जाएगा 1/2। और ए बी अपॉन डी बच्चों किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के, जिसमें से हम बी सी अपॉन ई एफ तो लिख रहे हैं बट ई एफ हमको फाइंड करना है, बट ई सी गिवन है। बी सी कितना गिवन है, बी सी 8 गिवन है, तो लिख सकते हैं हम हाफ इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में ई एफ। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई एफ को 1 से करेंगे, 2 को 8 से करेंगे, ई एफ 1 जा ई एफ हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया ई एफ इज इक्वल्स टू 16 आया। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे ई एफ इक्वल्स टू 16 कहाँ पर है, ये हमको बच्चों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -4 and 6, 4 lies on which axis। हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है दोनों भी, ये दोनों भी लाइन लाइन का जो मिड पॉइंट है वो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। x1 कितना है 5 और x2 कितना है 6 अपॉन में 2, 5 प्लस 6 11 अपॉन 2 आया। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है, y1 है हमारा -4 और y2 है हमारा +4। अब हम y1 में जैसे ही y को ऐड करेंगे तो -4 +4 हो गया 0। ठीक है, मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 आया और x कोऑर्डिनेट 11/2 आया। अगर y 0 है इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 रहता। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो x एक्सिस है, ये हमारा गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, हमको ये चीज गिवन है x एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको जो है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ए अपॉन बी, और हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। तो हम सब जानते हैं कि साइन थीटा जो हमारा है वो रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ए है और जो हाइपोटेनियस है वो बी है। तो हम बेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा है बी यानी बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए का स्क्वायर, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हमारा बेस आ गया। बेस किसका, हाइपोटेनियस का बेस आ गया। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस हमारा बी है यानी कि हमारा जो आंसर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है, जो कि हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देख पा रहे हैं हमारा ये ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमको कॉस ए की वैल्यू गिवन है। कॉस ए कितना गिवन है, हाफ, और हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं कि कॉस की वैल्यू जो है वो कौन से एंगल पे हाफ रहती। तो हम सबको मालूम है कॉस की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री पे हाफ रहती, इसका मतलब ए की वैल्यू जो है आपका 60 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या, हमें करना क्या है, हमें एंगल ए मिल गया, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए का डबल। लेकिन कॉस स्क्वायर ए की, कॉस की वैल्यू तो हमको गिवन है हाफ, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर कर देंगे, हाफ का स्क्वायर। अच्छा, साइन 60 कितना रहता है, साइन 60 √3/2, √3/2 रहता है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 2 इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अच्छा, तो ये कट जाएगा, 2 2 4, 1/2 यहाँ बचा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 बचा, और 2 का स्क्वायर 4 आया, 3/4 प्लस में 1/2। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ नीचे 4 हो गया, नीचे 4, डिनोमिनेटर 4 हो गया, 4 कॉमन लेंगे, ऊपर है 3 प्लस में 2 1 जा 2, यानी कि सम आया 3 + 2 5/4। बच्चों क्या आया, 5/4। आप देखेंगे ऑप्शन में 5/4 कहाँ पर है, जो ऑप्शन में 5/4 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस तरह से हमने जो है आज 5 क्वेश्चंस और किए, 7 to 10। अभी की, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, इसमें स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले गिवन है कि एक कार है जो आपकी मूव कर रही है फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, ये टावर हो गया, इस टावर के बेस से यानी यहाँ से जो है एक कार मूव कर रही है। ठीक है, और जो टावर है उसकी हाइट
30 मीटर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम दी कार एट एन इंस्टेंट, ठीक है। ये कार है सपोज यहाँ किसी टाइम पर, और यहाँ से हमने टावर के टॉप को देखा, तो यहाँ कुछ तो भी एंगल फॉर्म होगा, लेट अस से एंगल थीटा बना, ठीक है। अब ये गिवन है कि जो कार है वो इस टाइम पर टावर से कितना डिस्टेंस पर है, तो गिवन है कि जो कार है वो 10√3 की डिस्टेंस पर है। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमको मालूम है हमें थीटा फाइंड करना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे, 30/10√3। जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल रहता है सर, ये तो टेन थीटा के इक्वल रहता है। अच्छा, तो 10 3 सा कितना होता है 30, ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो 3 को हम क्या √3 × √3 नहीं लिख सकते क्या 3 को, और नीचे √3 है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू √3 आ गई। और थीटा कौन सा एंगल है जिस पर टेन हमको √3 देता, तो सबको मालूम है कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 रहती, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 रहती, मतलब जो थीटा है वो 60 है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। अब ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल जो है बेटा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इस तरह से हमने जो है आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसके अंदर हमको गिवन है कि टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी सो दैट एंगल पीओक्यू 120 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है पीटीक्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर क्या बोला हुआ है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, टीपी एंड टीक्यू। तो एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लेते हैं टी, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये बोला है पॉइंट पी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्यू है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो ओ है, और यहाँ पे गिवन है एंगल पीओक्यू इज 120 डिग्री, पीओक्यू, ठीक है बेटा। ये एंगल हमारा गिवन है 120 120 डिग्री। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू मीन्स ये वाला एंगल हमसे पूछा है। हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा और जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल बनेगा, उन दोनों भी एंगल का सम रहता है हमारा 180। मीन्स अगर ये एंगल 120 है तो इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल पीटीक्यू वैल्यू है हमारी 60 डिग्री। देखेंगे ऑप्शन कौन से ऑप्शन में गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इस तरह से 12th क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं अभी। 13 क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर गिवन है कि फिगर के अंदर हमें दिख रहा है एंगल पी ए ओ। इस तरह से यहाँ पर एक जो है 90 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा याद रखना 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है हमको 125 डिग्री का एंगल गिवन है, कहाँ पर, ट्रायंगल के बाहर। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाहर जो है यहाँ पर 125 का एंगल गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें जो है वो फाइंड करना एंगल एपीओ। एंगल एपीओ मींस ये वाला एंगल, पी वाला एंगल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे कि अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो हम थर्ड एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्या कहा मैंने, अगर हमको कोई दो इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम थर्ड एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको मालूम है यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और हमें ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, इसे हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। और ये एंगल हमें 125 गिवन है, ठीक है। तो इसका और इसका ये दोनों भी एंगल का सम होगा 125, यानी कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 125। बच्चों हमें x फाइंड करना है एंगल, ये हमारा p वाला एंगल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस में 90 डिग्री। बच्चों इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस है 35 डिग्री, यानी कि हमारा जो एंगल है वो 35 डिग्री है। मीन्स हमारा जो p पॉइंट है उस पर 35 का एंगल बना। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर हमारे डी के अंदर हमारा ये ऑप्शन गिवन है 35 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 14th पर। क्वेश्चन नंबर 14th के अंदर क्या गिवन है कि इस एक जो लेंथ ऑफ आर्क है सेक्टर ऑफ सर्कल की विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क पूछा, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू में थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे, और रेडियस कितनी गिवन है 21, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप जो है 22/7 लेंगे, 2 इंटू में 22/7, और इंटू में नीचे कितना है 360, और यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस है आर आपकी 21, इंटू में थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, आपको थीटा गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 6 36 हो गया। अच्छा ये हो गया 7 3 21, और ये 3 2 6 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या, अभी बचा सिर्फ आपके पास 22, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो 22 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में ये गिवन है फर्स्ट नंबर पे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको जो गिवन है वो ये है कि आर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एंगल स्वीप्ड बाय इट मींस आर एंड की बात हो रही है। तो आर एंड ने कितना एंगल स्वीप किया बिटवीन 7 AM एंड 8:10 AM, यानी कि 7 बजे से लेके 8:10 के बीच में हमारी आर एंड ने कितना एंगल स्वीप किया। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि
आर एंड 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल शिफ्ट करती है। बच्चों बेसिक सी चीज है, हमारा जो आर एंड है वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल शिफ्ट करेगा। ठीक है, मुझे बताओ 7 से लेके 8 बजकर 10 मिनट में कितने मिनट का जो है ये रोटेशन हुआ। तो बोलेंगे 7 से लेके 8 बजे मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, लेकिन 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा है, यानी कि 60 + में 10 हो गए, टोटल 70 मिनट्स तक हमारी आर एंड जो है रोटेट करती रही। तो 1 मिनट में है हाफ डिग्री का एंगल, तो बोलो 70 मिनट्स में कितने का होगा। 70 मिनट्स में यानी कि 70 का हाफ, 70 का हाफ यानी कि 35 डिग्री का जो एंगल है वो रोटेट करेगी हमारी आर एंड। ठीक है, यानी कि हमारा 35 आंसर है, तो इस ऑप्शन में 35 सी नंबर पे गिवन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर में हमें जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर फाइंड करना है। डायमीटर है हमारा 2D, डायमीटर कितना है 2D। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, कौन सा सरफेस एरिया, टोटल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr²। लेकिन हमको डायमीटर गिवन है, तो हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ। अच्छा, स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3πd का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। बच्चों हमको जो डायमीटर है वो 2D गिवन है, डबल है डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर की जगह 2D लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ पर 2D लिख के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4D² और अपॉन में 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 3πd² बचा। 3πd² हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यह हिंदी में है और इसके नीचे आपका इंग्लिश में रहेगा, दोनों भी लैंग्वेज में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मीन एंड मोड ऑफ अ डाटा इज 12 एंड 21। आपसे पूछा क्या है, मीडियन बता दो। तो हमको रिलेशन मालूम होना चाहिए। रिलेशन ये है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मोड हमको क्वेश्चन में गिवन है और मीन भी गिवन है, तो मोड की जगह लिख देंगे हम मोड यानी कि सेकंड वाला नंबर जो कि 21 है, तो 21 इक्वल्स टू 3 × मीडियन। बेटा मीडियन तो पूछा हुआ है, मीडियन पूछा हुआ है, तो आप जो है मीडियन को कुछ नहीं करेंगे, मीडियन को आप जो है एज इट इज लिखेंगे मीडियन। अब माइनस में क्या करना है आपने, 2 टाइम्स ऑफ मीन करना है। मीन कितना गिवन है, मीन आपका फर्स्ट नंबर है जो कि है 12। ठीक है, ये 21 हो गया, ये 12 × 2 = 24 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 24 है, तो राइट सॉरी लेफ्ट में जाने के बाद ये प्लस का 24 होगा, प्लस का 24, और इधर क्या है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन है। 21 में 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 2 2 4 45 हो गया। बाद में ये 3 डिवीजन में आएगा, 45 को डिवाइड कर देगा, यहाँ बचेगा 15, यानी कि आपका जो मीडियन आया, मीडियन वो आया 15। अच्छा, 15 कौन से ऑप्शन में गिवन है, अब ये देख लेते हैं। 15 हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 के अंदर बच्चों एक डाइस के बारे में बात हो रही है। एक डाइस है जिसको थ्रो किया और पूछा है कि जो डाइस को थ्रो करने पर नंबर आना चाहिए वो अदर देन 3 होना चाहिए, अदर देन 3, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन 3। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 आउटकम्स आते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हम फेवर में किसके, हम उस नंबर के फेवर में है जो 3 नहीं है। तो 3 को छोड़कर कितने नंबर्स बच गए, ये 2 और ये बचे हुए 3, यानी कि 5 नंबर्स हमारे फेवर में। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5/6 हमारी प्रोबेबिलिटी है। हमारा आंसर 5/6 है। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये 5/6 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड है बच्चों। इसके अंदर हमको जो प्रोबेबिलिटी गिवन है एक लीप ईयर के अंदर 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 गिवन है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, मुझे बताओ जो हमारा लीप ईयर रहता है, लीप ईयर के अंदर हमारे टोटल कितने डेज रहते हैं, लीप ईयर के अंदर 366 डेज रहते हैं। ठीक है, 366 डेज के अंदर 52 कंप्लीट वीक्स बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। ठीक है ना, अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा डेज हमारे क्या क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट डे संडे है तो दूसरा जो डे होगा वो मंडे होगा, या मंडे है तो नेक्स्ट डे आपका ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो फिर वेडनेसडे, वेडनेसडे हुआ तो फिर थर्सडे, थर्सडे हुआ तो फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे होगा, और फ्राइडे हुआ तो नेक्स्ट डे आपका सैटरडे होगा। ठीक है, और सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट डे आपका संडे होगा। तो हमारे जो है ये 2 एक्स्ट्रा डेज ये हैं, इन 7 में से ही कोई हो सकते हैं। अब 52 वीक में 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 ट्यूसडे भी आएंगे, यानी कि हर डे 52 टाइम्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो है 53 मंडे की बात हुई है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा का मंडे है, वन डे जो एक्स्ट्रा मंडे बनाएगा वो इन 7 में से ही कोई एक होगा। यानी हम किसके फेवर में है, मंडे के फेवर में। और मंडे वाले आउटकम्स कितने हैं, मंडे इस वाले आउटकम में लिखा हुआ और एक ये इस आउटकम में लिखा हुआ है, यानी कि हमारे फेवर में 2 आउटकम्स है। और टोटल आउटकम्स कितने थे, ये टोटल 7 थे, यानी कि मंडे की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/7 है। इसका मतलब 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गई। मतलब ये आंसर में भी यहाँ पर 2/7 ही था, यहाँ पे 2/7 ही था। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है। अब बात आ जाती है किसकी, रीजन की। रीजन में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर का मतलब है कि आपका जो है 365 डेज होंगे, मतलब यहाँ पर 52 कंप्लीट वीक्स होंगे और 1 एक्स्ट्रा डे होगा, 1 एक्स्ट्रा डे होगा। अब ये 1 एक्स्ट्रा डे आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे या फिर संडे। ठीक है, तो अब ये वन एक्स्ट्रा डे आपका डिसाइड करेगा कि जो 53 मंडे होंगे या नहीं, क्योंकि 52 वीक्स में 52 मंडे हो जाएंगे, और ये वन एक्स्ट्रा डे आपका डिसाइड करेगा मंडे होगा या नहीं। लेकिन हम बच्चों किसके फेवर में है, प्रोबेबिलिटी डाटा नॉन लीप ईयर है 53 मंडे, तो 53 मंडे कब होंगे, जब एक मंडे और आएगा, और वो मंडे इसमें से ही हो सकता है। और इसमें मंडे कितनी बार आया, वन टाइम आया, यानी कि हम मंडे के फेवर में है, मंडे वाला आउटकम एक ही है। टोटल आउटकम्स कितने थे, 7, यानी कि 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वो है 5/7, 5/7 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये लिखा हुआ है असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमको गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक, और ये बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होंगे। तो सही बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं, तो असर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन में क्या गिवन है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। बिल्कुल सही बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टू जीरोस होंगे। जैसे अगर हम ग्राफ से देखें तो एक ग्राफ हमारा ये है जिसके अंदर हमारे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सेकंड हमारा केस ये जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, थर्ड हमारा केस ये जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर उसने 2 बार कट किया, 2 जीरोस होंगे, यहाँ एक बार कट किया, एक जीरो होगा, यहाँ कहीं भी कट नहीं किया, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम एट मोस्ट 2 जीरोस उसमें हो सकते हैं। कम से कम 1 और 0 भी चलेगा, बट एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, यानी कि हमारा रीजन भी जो है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्या बच्चों ये असर्शन और रीजन एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन का आंसर है, नहीं है आंसर। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू बट रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने आज जो है इस सेट के अंदर पूरे बचे हुए 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में हम एक दूसरा सेट लेंगे, सेट नंबर 31 2, जिसके अंदर हम पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आएगा कि एग्जाम में हम किस तरह से ऑप्शन से अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और जो है अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए।